नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज है रविवार और जैसा कि आप जानते हैं हर शनिवार और रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। तो आज हम बात करेंगे मेनोपॉज को लेकर, यानी एक महिला के जीवन का वो समय जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं। और ये किसी भी महिला के जीवन में एक कठिन समय ज़रूर होता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद केवल एक औरत के शरीर में ही नहीं बल्कि उसके स्वभाव में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। और इन चीज़ों के साथ ही, इन चेंजेस के साथ ही डील करना बहुत मुश्किल भी होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मेनोपॉज के बाद क्या और कैसे करें, तो हमें फ़ोन ज़रूर घुमाइएगा और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें आप हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर्स की टीम से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मेनोपॉज यानी महिलाओं में पीरियड का बंद होना, ये उम्र बढ़ने के साथ महिला के शरीर का एक चक्र है जो अमूमन हर महिला को 40 से 55 तक की आयु में अनुभव करना पड़ता है। महिला के ओवरी में मौजूद सभी अंडे जन्म के समय ही होते हैं। दो तरह के हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन और पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं और ये भी ओवरी की मदद से ही तैयार होता है। जब एक महिला मेनोपॉज की ओर बढ़ती है तो मासिक धर्म यानी पीरियड्स बंद हो जाता है और ओवरी हर महीने अंडे जारी करना बंद कर देती है। मेनोपॉज अगर किसी भी प्रकार के चिकित्सा उपचार या सर्जरी के कारण नहीं होता है तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और 3 चरणों में होती है। प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज संक्रमण। मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद का समय। अब ये भी जानना जरूरी है कि इसके लक्षण आखिर क्या होते हैं और आप ये कैसे समझ सकती हैं कि आप मेनोपॉज की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आपको भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने की और डॉक्टर से भी कई बार आपको जांच करवाना आवश्यक हो जाता है। अनियमित माहवारी, योनि का सूखापन, स्तनों में दर्द, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना, नींद न आना, भावनात्मक परिवर्तन, सूखी त्वचा, थकान, सर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, वजन का अचानक बढ़ना, बालों का झड़ना और कामेच्छा। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब भी डॉक्टर से जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मेनोपॉज को इस वक्त आपने आसान भाषा में तो समझा, लेकिन ये समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये किस अवस्था में होता है, क्या वो फेज होता है जिस वक्त महिलाएं इन समस्याओं से डील करती हैं, और क्या वो एज ग्रुप होता है, कितने चैलेंजेस महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। और इस पर ज़्यादा डिस्कशन के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमा मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम वेलकम। एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, प्रिंसिपल कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है इस वक्त हमारे साथ। और हमारे साथ अभी और 2 डॉक्टर्स की टीम जुड़ेंगे, और डॉक्टर लतिका सिंह जी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर निधि जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो आज महिलाओं के प्रॉब्लम्स पर हम लगातार सवाल पूछेंगे और हमारे साथ कॉलर्स भी एक एक करके जुड़ेंगे। तो उन कॉलर्स के सवाल भी हम लेंगे, इसीलिए आप लोगों के लिए नंबर्स लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जल्द से जल्द अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत, परेशानी आप भी महसूस कर रही हैं, तो खास तौर पर यह एपिसोड हमारा महिलाओं पर है। सबसे पहले
डॉक्टर निधि, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आसान सी भाषा में हम समझने की कोशिश करें, मेनोपॉज को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम वो अवस्था समझें, मेनोपॉज क्या होता है, क्यों होता है। मेनोपॉज एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो हर लेडी की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। प्रेगनेंसी एक सिचुएशन है जहां आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आएगा, नहीं तो प्रेगनेंसी, कई बार हम प्रेगनेंसी नहीं प्लान करते हैं तो इट मे नॉट कम। मेनोपॉज जिस तरीके से महीना आना ज़रूरी है, उसी तरीके से महीने का एक टाइम पर बंद होना भी ज़रूरी है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें ये समझना है कि क्या चीज़ें इसके साथ होती हैं, सिम्टम्स जो नॉर्मल हैं, क्या चीज़ें हैं जब हमें एबनॉर्मल फेज़ में जा रहे हैं और हमें डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। और इसमें ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग। एंड इट इज़ नॉट ओनली द फीमेल्स काउंसलिंग, हम चाहते हैं हमेशा कि आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि आपकी फैमिली को भी ये जानना ज़रूरी है कि आप मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, आपके शरीर में, आपके हार्मोन्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कभी बिना वजह ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो, कभी हो सकता है आपका बहुत आपको गर्मी लगे, बहुत तेज़ पसीना आए, कभी आपको रात में नींद आने में दिक्कत हो, आपको आपके एपेटाइट में आपको भूख ठीक से ना लगे, कभी एकदम से आपको थायराइड की परेशानी, बीपी की, हार्ट की परेशानी जो अब तक आपने नहीं फेस की थी वो आने लगती है। सो एक बार आपकी फैमिली के साथ आपके गायनेकोलॉजिस्ट से एक चेकअप आवश्यक है। ठीक है, तो डॉक्टर निधि अग्रवाल जी ने हमें ये तो बता दिया कि आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है, क्यों होता है, तो ये तो आपने समझा। लेकिन डॉक्टर उमा जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस एज ग्रुप को ये होता है। कई लोग ये कहते हैं कि 30s के बाद भी किसी किसी को शुरू हो जाता है, और 55 के एज तक के महिलाओं में ये समस्या होती है। तो एग्जैक्ट वो एज ग्रुप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड ये मेनोपॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट पड़ाव हम कहेंगे एक औरत के लाइफ में। इट मार्क्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। औरतों को जो रेगुलर पीरियड्स आ रहे होते हैं उसकी एंड होती है एंड वो मेनोपॉज होता है। ये एक वन टाइम इवेंट नहीं होता। मेनोपॉज इज़ अ रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस। हम किसी को शुरू में नहीं कह सकते। जब एक महिला को 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए तब हम कहते हैं कि भाई उसको मेनोपॉज हो गया है। तब मेनोपॉज के बाद उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके कुछ बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इन सब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मेनोपॉज के बाद होती हैं, इसलिए मेनोपॉज का टाइम नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मेंटेनिंग अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल कैलेंडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन गो बैक एंड ट्रेस कि हाँ कब 1 साल पूरे हो गए, पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब कि आपको मेनोपॉज हो गया है। अब एज क्या है? माफी के साथ यहाँ आपको रोक रही हूँ, इसी पर हम दोबारा वापस लौटेंगे क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। रेखा जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल हमारे डॉक्टर्स की टीम से पूछ सकती हैं। डॉक्टर, हेलो जी, रेखा जी आपकी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ जी, मेरा यूट्रस 32 साल की उम्र में रिमूव हो गया था, तो अब मेरी 69 की एज है, तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? ठीक है। मैम, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। सो रेखा जी का यूट्रस निकल चुका था अर्ली एज में काफ़ी, एंड नाउ शी 69 शी सेड, राइट? जी हाँ, तो 69 के एज में यूट्रस निकला है। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट है कि उस समय उनकी ओवरीज नहीं निकली होंगी। ओके रेखा जी, आपकी ओवरीज छोड़ दी गई होंगी, बट ओवरीज अपने एज पे मेनोपॉज हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। तो मोस्ट लाइकली 50 या 55 के एज तक वो ओवरीज काम करना बंद कर चुकी होंगी। बट अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पोस्ट उसके जो ट्रीटमेंट्स एंड रूटीन चेकअप्स कराना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने ओवरीज का हेल्थ पता करते रहना चाहिए। सो रूटीन अल्ट्रासाउंड्स करा के आप अपने ओवरीज का हेल्थ चेक कर सकती हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड रूटीन गायनेकोलॉजिकल विजिट्स ज़रूर करिए, साल में 1 बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। उसमें आपके ब्रेस्ट चेकअप्स होंगे, क्योंकि मेनोपॉज के बाद कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स, एज होने के बाद कुछ रिस्क, कैंसर के रिस्क, कुछ बड़ी सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ते हैं। उसके लिए आपके रूटीन हेल्थ चेक्स में आपको जाना चाहिए, जिसमें आपकी डॉक्टर आपके ब्रेस्ट चेक करेंगी, कुछ और ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, हार्ट रिलेटेड वो सारे टेस्ट होते हैं, रूटीन वर्कअप होता है।
एंड आपकी ओवरीज की भी हेल्थ चेक करेंगे, प्लस इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो ये रूटीन चेक्स होते रहते हैं, तो बीमारियों की मतलब कोई चीज़ होने वाली है वो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, या फिर हेल्थ आपका चेक होता रहता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डॉक्टर उमा मिश्रा ने आपको जवाब दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि जो भी अब तक आपकी प्रॉब्लम्स थी, मैम के तरफ से बताए हुए सॉल्यूशंस को आप जरूर फॉलो करें। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। माफ कीजिएगा, विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा था। जी मैम मेरी वाइफ की एज जो है वो 38 है। हेलो जी जी, आप अपना सवाल दोहराइए। मेरी वाइफ की एज मैम 38 है मैम। उसको मैम पीरियड्स मैम आते नहीं, खुल के पीरियड्स आते नहीं है, कभी एक दिन कभी 2 दिन। और उसका जो उसका व्यवहार है वो बदलता जा रहा है, चिड़चिड़ा, गुस्सा और हार्मोनल उसमें डिफेक्ट आते जा रहे हैं। और उसका जो है बाल झड़ना, मतलब है ना, रैशेज वगैरह, वो सब चीजें हो रहा है। और वेट गेन हो रहा है उसका बहुत ज्यादा। बिल्कुल विजेंद्र जी, इतनी रहती है उसको। ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी, आपका सवाल हम समझ चुके हैं। और इस बीच मैं अपने एक और डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ जो बतौर गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर निधि जैन, वेलकम है आपका भी हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। आपके पास मैं आऊंगी निधि जान जी, लेकिन डॉक्टर निधि अग्रवाल भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर निधि, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ जी। सो विजेंद्र जी, आपने जैसे बताया कि आपकी वाइफ की एज अभी 38 है और उनको पीरियड्स का फ्लो कम हो गया है, वेट गेन हो रहा है, थोड़े मूड डिस्टर्बेंसेस हैं। तो ये एक हार्मोनल चेंज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर एक बार अपना थायराइड, प्रोलैक्टिन लेवल्स, अपना अल्ट्रासाउंड, स्पेशली TVS ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराना चाहिए। इससे ये है कि हमें आपकी चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ गड़बड़ी है। उस हिसाब से आपकी दवाइयाँ शुरू की जाएंगी और उस हिसाब से आपका फॉलो अप रहेगा। आपको ये भी शंका हो सकती है कि क्या हमें मेनोपॉज तो नहीं आ रहा। तो आमतौर पे देखिए, अगर हम विश्व में देखें तो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 50 से 51 के बीच में है। पर अगर हम अपने भारत देश में देखें तो स्टडीज़ बताती हैं कि 46 इयर्स है एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इंडिया में। बट 40 से पहले भी महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज का सामना करना पड़ रहा है। उसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। ओवरीज किसी वजह से समय से पहले काम करना शुरू कर देती हैं। सो ये सारी चीज़ों का हमारे पास ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पूरा चेकअप है। आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और आई एम श्योर आपको आराम आएगा। तो बिल्कुल डॉक्टर निधि अग्रवाल ने आपके सवाल का जवाब आई होप कि दे दिया है और आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे इस जवाब से। डॉक्टर निधि, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर निधि जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, वेलकमिंग नोट के साथ ही मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहती हूँ कि अभी तक तो जैसे बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं या अपने सवाल अब तक पूछ रहे हैं, 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे थे एज ग्रुप को लेकर और कई सारे चैलेंजेस को लेकर। तो चैलेंजेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ चैलेंजेस ऐसे महिलाओं को फेस करनी पड़ती है? चैलेंजेस जो है मोस्टली मेनोपॉज के टाइम काफी पेशेंट्स को पीरियड्स में इरेगुलरिटी, हैवी फ्लो या डिलेड साइकिल्स की प्रॉब्लम रहती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो झिल्ली होती है, जो लाइनिंग होती है, उसकी इवैल्यूएशन करें प्रॉपर्ली, जिससे कि क्योंकि इस एज में इतना हार्मोनल चेंजेस आते हैं, यूटेराइन कैंसर्स होने का भी रिस्क रहता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। और अगर इरेगुलर साइकिल्स परसिस्टेंट रहते हैं तो हमें हिस्टेरोस्कोपी करना और एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेना बहुत जरूरी है। जी ठीक है डॉक्टर निधि, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर उमा, क्योंकि आप इससे पहले एज ग्रुप का जिक्र कर रही थी और वो बात अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहूँगी वो बात भी हम कंप्लीट करें और साथ ये भी समझना चाहूँगी कि क्या इन्फेक्शन की वजह से भी एज के पहले ही कुछ लोगों को मेनोपॉज हो सकता है? या सो एज ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो मेनोपॉज की एवरेज एज नाउअडेज इट हैज़ गॉन अप। पहले 45 से 55 है, बट आजकल एवरेज एज 50 के अराउंड ही है। 55, 56, 57 ईयर्स की लेडीज़ भी आती हैं विथ रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। सो एज हैज़ डेफिनेटली गॉन अप एंड मे बी वुमेन आर टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स, इसीलिए रिप्रोडक्टिव साइकिल पीरियड पूरी की पूरी उनकी बढ़ गई है।
बट लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी को इसी एज पीरियड में ही मेनोपॉज हो। प्रीमेच्योर, जैसे डॉक्टर निधि ने बताया, प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी होता है, दैट इज़ व्हेन मेनोपॉज ऑकर्स बिफोर द एज ऑफ 40। उसमें ओवरी समय से पहले काम करना बंद करती हैं एंड इसीलिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं। दिस कुड बी इधर नेचुरली ड्यू टू ऑटो इम्यून इश्यूज और जेनेटिक प्रॉब्लम्स, या कभी कभार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कुछ ट्रीटमेंट्स चल रही हैं पेशेंट्स की, उसके करके भी ये बंद हो सकता है, या कुछ मेडिसिन के इफेक्ट में भी बंद हो सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और उस समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि औरत का ध्यान रखें हम हार्मोनल थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी देके, क्योंकि उसकी सिंस समय से पहले बंद हो चुके होते हैं पीरियड्स, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। सो डॉक्टर से मिलें और उसके बाद ट्रीटमेंट लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा इरिटेशन आप फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, तो एक बार ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट आप शुरू करवा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निधि जान भी जुड़ी हुई हैं लगातार। डॉक्टर निधि जान से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि डॉक्टर देखिए, अमूमन तौर पर जब महिलाओं को ये सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस उनके लिए ये भी हो जाता है कि वो आखिर लोगों को ये मैसेज कैसे कन्वर्ट करे कि ये हार्मोनल चेंजेस है जिस वजह से उनके साथ दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है, और कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो क्या वो इजी मेथड होगा कि अपने आप में भी थोड़े से हम चेंजेस ला सके, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, या जिस तरीके से बहुत बताया हमें अभी डॉक्टर उमा और निधि ने भी, कि पसीना कई लोगों को आता है, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपना मैसेज कैसे कन्वे करे कि उनको डॉक्टर विजिट करने की जरूरत है या नहीं है? ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि ये एक प्रॉब्लम है और इसके बारे में मतलब हमें किसी के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस टाइम पे फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो हमारी मेनोपॉजल सोसाइटीज भी हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिसमें कि पेशेंट्स जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास तो मतलब जैसे आपके थ्रू आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मेनोपॉज के बारे में सबको बता रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे टॉक शोज अगर होते रहें तो पेशेंट्स के लिए जानकारी लेना इजी होता है। और दूसरी चीज कि 40 इयर्स के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर साल या एटलीस्ट 2 साल में एक बार अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि आपको भले ही कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप हॉस्पिटल जाइए और अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराइए। एंड फिर उसमें आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन से भी मीटिंग होती है, सो वेयर यू कैन डिस्कस, जहाँ पे आप जो भी आपके मन में आशंका है आप सब उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर निधि जान। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पीसीआर से ये कहूंगी कि प्लीज मुझे कॉलर का नाम जरूर बता दे एक बार। तो इस बीच हमारे साथ सुमन जुड़ चुकी हैं। और सुमन जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपके मन में जो भी सवाल है मेनोपॉज को लेकर आप हमारे डॉक्टर्स के पैनल से पूछ सकती हैं। हाँ जी, मैं सोलन से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मेरे को पीरियड्स बंद हुए 3.5 साल हो गए जी, लेकिन जो पसीना वगैरह और ये बिल्कुल वही वैसे ही है, बिल्कुल पसीना बहुत आता है, मूड स्विंग होते हैं बहुत ज्यादा, डिप्रेशन सा रहता है ज्यादा जी। हाँ जी, कई बार भूख भी, मतलब मैं जबरदस्ती खाना खाती हूँ जिससे मेरे को भूख भी ज्यादा नहीं लगती जी। तो आप इस पे जानना क्या चाहती हैं कि आपको डॉक्टर विजिट करना है या नहीं करना, इस बारे में? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेनोपॉज के मतलब मेरे पीरियड बंद होने के कितने सालों तक ये इसके सिम्टम रहेंगे, मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ। और आप एक बार अपनी एज भी बता दीजिएगा ताकि डॉक्टर्स के लिए आसान हो जाए आपके सवाल का जवाब देना। हाँ जी, मेरी उम्र 50 साल है जी। ठीक है। तो डॉक्टर निधि जान से मैं ये सवाल का जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि अब तक डॉक्टर उमा और डॉक्टर निधि अग्रवाल पहले ही जवाब दे चुके हैं हमारे कॉलर्स के। तो डॉक्टर निधि जान, आप जवाब दे जी, आपका जवाब हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, सो बेसिकली ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 5 to 6 इयर्स तक रह सकते हैं मेनोपॉज के बाद, और कुछ पेशेंट्स में थोड़े लंबे भी चल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6-7 साल के बाद ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। काफी बारी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अपनी डाइट में सोया इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है जो कि इस फेज में कोप अप करने के लिए हेल्प करता है।
जी। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में योगा इतना हमारी मतलब कल्चर का एक पार्ट है, तो अगर हम सब योगा अपना लें तो हमारे लिए ये इन चीजों से डील करना बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर निधि जान ने बहुत बखूबी इस चीज़ को बयां किया कि वाकई आप अपने जीवन में अगर एक्सरसाइज शामिल करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं इसे, या योगा आप करते हैं, तो ऐसे में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके लाइफ सर्कल को बेहतरीन बना सकती है। अगर ख़ास तौर पे महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के पूरे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। हम लौट रहे हैं लगातार, अभी भी ये टॉक शो जारी है, इस पर हम और आगे विस्तार से विचार करेंगे और कुछ कॉलर्स के हम कॉल भी ज़रूर लेंगे। उनके सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हेल्दी इंडिया में इस बीच इस रविवार हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़ी समस्या को लेकर, यानी मेनोपॉज पर हम बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और इसी दौरान एक कॉलर नेहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी नेहा जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल रख सकती हैं। हाँ जी मैम तो नेहा बोलती हूँ जी। हाँ मैम, ये हेलो जी जी नेहा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, तो मेरे मैंने बहुत सारे टाइम बता दी हूँ जो सिम्टम्स होते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैम जैसे मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ, तो पीसीओडी में जो सिम्टम्स होते हैं हमें ये हमेशा मतलब महसूस करते हैं हम लोग कि ये पसीना भी आता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं और पीरियड इरेगुलर भी होते हैं, सारी चीजें होती है। तो हम कैसे पहचाने मैम कि मेनोपॉज हमारा स्टार्ट हो गया है, प्री मेनोपॉज है, ये कैसे पहचाने इस चीज से हम? ठीक है नेहा जी, डॉक्टर निधि अग्रवाल आप इसका जवाब देना चाहेंगी? ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम ये जानते हैं कि आज की डेट में पीसीओडी की प्रेवलेंस हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और आपने सही कहा कि उसमें भी इरेगुलर पीरियड्स हैं, मूड स्विंग्स हैं। तो हम कैसे जाने? पहला आपका एज, कि क्या आप 40 के आगे हैं या पीछे हैं, है ना। अगर आप लेस देन 40 हैं तो लेस चांसेस ऑफ गोइंग टू मेनोपॉज। 40 प्लस में ऑफ कोर्स हो सकता है। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपके हार्मोनल चेकअप्स करेंगे। पीसीओडी के बहुत टिपिकल हार्मोनल चेंजेस हैं जो मेनोपॉज से बिल्कुल मेल नहीं खाते, सो दे आर एंटायरली डिफरेंट। दोनों की पूरी पैथोजेनेसिस अलग है। पीसीओडी क्यों होता है एक लेडी को और मेनोपॉज क्यों होता है, इनकी पूरी कहानी शुरू से अलग है। तो हम डेफिनेट टेस्ट से, आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स से, एक जगह आपकी ओवरी कम काम कर रही होगी और वो छोटी होती जाएगी। पीसीओडी में आपकी ओवरी ज्यादा काम कर रही होगी और वो बड़ी होती जाएगी, बल्कि होती जाएगी। तो देयर आर डेफिनेट चेंजेस। आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और वो आपको समझा देंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और दोनों का मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है, बट एक्सरसाइज एंड योगा ये दोनों में इक्वली गुड रोल प्ले करते हैं। आपकी डाइट कितनी हेल्दी है वो भी दोनों में अच्छा सेम रोल प्ले करेंगी। So a little help from gynecologist and little contribution from your side for your own health can really help. बिल्कुल नेहा जी, देखिए डॉक्टर निधि अग्रवाल ने इस बात की जानकारी तो आपको दे दी कि आपको गायनो को एक बार विजिट करने की ज़रूरत है, और अगर गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार आप मिल लेती हैं, आपके टेस्ट हो जाते हैं, तो आप ये समझ पाएंगी कि क्या वाकई आप मेनोपॉज की ओर आगे बढ़ रही हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस करें, डाइट में क्या चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी परेशानी का एंड आपको मिल जाए। और डॉक्टर उमा, आपसे भी मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ज़रूर है टैबलेट्स को लेकर। फीमेल्स अक्सर या तो अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए वो टैबलेट्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर अर्ली उसे कंप्लीट करने के लिए, और बीच में ब्लॉकेजेस भी कई लोगों को सामना करना पड़ जाता है, इरेगुलर पीरियड्स उसके बाद होने लगते हैं। क्या अर्ली मेनोपॉज टैबलेट्स लेने की वजह से हो सकते हैं? नहीं, ये मिथ है। मेनोपॉज इनकी वजह से नहीं होता। अगर पीरियड्स की पोस्टपोनमेंट के लिए या रेगुलराइज करने के लिए जो टैबलेट्स लेते हैं, यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन्स देते हैं या कंबाइंड पिल्स हम देते हैं, उससे ये अर्ली मेनोपॉज नहीं होती। दैट इज़ अ मिथ। सो बट येस, वी डेफिनेटली टेल पेशेंट्स कि ऑन अ रूटीन बेसिस आप पोस्टपोनमेंट के लिए ये सब दवाइयाँ ना लें। नीड है, हार्मोनल इश्यूज हैं, पीरियड की प्रॉब्लम्स हैं,
तो फिर लीजिए, और डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह से लीजिए, खुद ही डोंट स्टार्ट पॉपिंग पिल्स व्हेनेवर नीडेड। ओके और डॉक्टर निधि जान भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। डॉक्टर निधि जान, क्योंकि देखिए डॉक्टर उमा जी ने हमें ये तो ज़रूर बता दिया कि टैबलेट्स कोशिश कीजिए आप अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो टैबलेट्स लेते हैं। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को भी डॉक्टर उमा ने ये बखूबी क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई टैबलेट्स ले रहा है तो उसे इरेगुलर पीरियड्स का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन इससे मेनोपॉज की स्थिति में आप बहुत अर्ली स्टेज में नहीं जाते। लेकिन ये समझना चाहूंगी कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि मेनोपॉज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, किसी को प्री स्टेज भी होता है, इसमें 3 स्टेजेस का जिक्र आता है, वो 3 स्टेजेस कौन से हैं और उसे कैसे समझा जा सकता है कि कौन सी महिला इस वक्त किस स्टेज में है? सो मेनोपॉज की 3 स्टेजेस हैं, दैट इज प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। मतलब मेनोपॉज का जब फुल फ्लेज्ड ऑनसेट हो जाता है। सो प्री मेनोपॉज जो है दैट इज अराउंड 40 व्हेन इट स्टार्ट्स, इन विच थोड़े बहुत पेशेंट्स को अपने पीरियड्स में इरेगुलरिटीज फेस करनी पड़ती हैं एंड बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली उनका अपने डेली लाइफ में इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पेरीमेनोपॉज जो है दैट यूजुअली, जैसे डॉक्टर निधि ने बोला कि 45 के अराउंड होता है इंडिया में, सो अराउंड 44 to 47 हम ये मान सकते हैं, दैट इज द पेरीमेनोपॉजल फेज, इन विच महिलाओं को थोड़ा सा अपने पीरियड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके मूड चेंजेस बढ़ जाते हैं एंड दे हैव वेट गेन, और उसमें उनको थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जी। जब 1 साल तक पूरा पीरियड नहीं आता तब हम बोलते हैं कि वो पूरा मेनोपॉज में जा चुकी है। सो दैट इज द प्री मेनोपॉज स्टेज। जी डॉक्टर निधि जी जी। तो बेसिकली मेनोपॉज में जब चली जाती हैं पेशेंट्स तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक है पैप स्मीयर, एक है अल्ट्रासाउंड और एक है मैमोग्राफी। ये 3 चीजें एटलीस्ट हमको रेगुलर इंटरवल्स पे जैसे बताया गया है वैसे कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास डॉक्टर निधि जान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखविंदर जी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लखविंदर जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। दोबारा हम चाहेंगे कि आप हमें कॉल जरूर करें ताकि आपके मन में जो भी अगर सवाल है अपनी वाइफ को लेकर या मदर को लेकर तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर निधि अगर हम ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर उमा जी ने भी बताया और डॉक्टर निधि जान जी ने भी बताया कि कैसे एक मिसकंसेप्शन भी है टैबलेट्स को लेकर भी, और साथ ही डॉक्टर निधि जान ने जैसे इस बात का जिक्र किया कि स्टेजेस को समझना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार इन्फेक्शंस के वजह से भी इरेगुलरिटीज़ का सामना करना पड़ जाता है। प्रेगनेंसी के वक्त में महिलाओं को बहुत कॉम्प्लिकेशंस फील होते हैं, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं मेनोपॉज से जुड़ा हुआ कुछ इंडिकेशन मिलता है महिलाओं को? देखिए, इन्फेक्शन और मेनोपॉज 2 सेपरेट प्रोसेस हैं। इन्फेक्शन हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, उससे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये इन्फेक्शन का सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये हमारे यूट्रस को, ट्यूब्स को, ओवरीज को अफेक्ट करती हैं। पेशेंट को पेन, इरेगुलर ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इससे आपके मेनोपॉज की एज पे अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज एक स्ट्रिक्टली हार्मोनल फिनोमेना है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को उनको इंटरफेयर करती है। देखिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर एक जो एक न्यू बॉर्न गर्ल जिस दिन बॉर्न होती है, शी इज़ बॉर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स। जी, एग वहीं डिसाइड हो जाते हैं। इसके बाद आपके जीवन काल में कोई भी एग बनता नहीं है, ये एग्स डिस्ट्रॉय ही होते जाते हैं। और जितने पे आप बॉर्न होते हैं, आप प्यूबर्टी तक जब तक पहुंचते हैं, उनमें से मैक्सिमम एग्स अपने आप ही निष्क्रिय हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। सो यही ओवेरियन एजिंग है जो हम धीरे धीरे, जब हमारे ओवरी के ऑलमोस्ट सारे एग्स खत्म होने लगते हैं तो वो मेनोपॉज हो जाता है। जी। तो ये एक हार्मोनल प्रोसेस है जिसको बीच में प्रेगनेंसी थोड़ा इंटरफेयर करती है, आपका कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये इंटरफेयर करती है। स्ट्रेस लेवल आजकल ये जो 40 के आसपास जो मेनोपॉज आने लग गया है, जब भी हमने पेशेंट से बात करी है तो पेशेंट ने हमें बताया है कि पिछले 1-2 साल से मैं बहुत स्ट्रेस में थी, कुछ पर्सनल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, या कई बार ये प्रोफेशनल पर्सनल का बैलेंस मेंटेन करते करते। सो स्ट्रेस हमारी ओवरीज को डिस्टर्ब करता है और वो हमारे मेनोपॉज को भी डिस्टर्ब करता है।
ठीक है, यानी डॉक्टर निधि अग्रवाल ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी महिला अगर हद से ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रही हैं तो फिर आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका सीधे इफेक्ट आपके ओवरीज पर भी पड़ता है और अर्ली एजेस में आपको मेनोपॉज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं क्योंकि एक पहले से तय सीमा होती है, यानी कि एक तय एज है और उस एज ग्रुप में ही ये होता है। डॉक्टर उमा, क्योंकि हम डाइट का भी इससे पहले जिक्र कर रहे थे, अगर हम डाइट की बात करें, आपने इससे पहले एक्सरसाइज को लेकर भी कहा कि एक्सरसाइज करना चाहिए लोगों को, मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन डाइट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है अगर महिलाएं या तो प्री मेनोपॉज से जूझ रही है या मेनोपॉज की स्थिति में है? देखिए, डाइट का रोल तो मेनोपॉज हो या ना हो, डाइट का रोल हर किसी के लिए है और हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बैलेंस डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफस्टाइल. So nowadays the lifestyle modifications involves diet and exercise. Particularly coming to the diet part, it has to be like less of carbs, less fats and more of proteins. आप अपने खाने में ढेर सारी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें. At least 1 fruit a day होना ही चाहिए. A glass of milk, dairy products and low fat dairy products helps a lot. So these things are important and eat a calculated amount of calories. Unnecessary ज़्यादा खाना, बाहर का खाना ज़्यादा कंज्यूम करना जिसमें यूजुअली जंक ही रहता है, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सब चीज़ें अनहेल्दी हैं आपके लिए. प्लस कैफीन इनटेक को भी रिड्यूस करिए. टी, कॉफ़ी अननेसेसरली ज़्यादा लेना या कोल्ड ड्रिंक्स, दिस इंक्रीजेज द कैफीन इनटेक. ये भी आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स को बहुत बढ़ावा देता है. हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, इनसोम्निया, नींद नहीं आना, ये सब की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं अगर आप कैफीन इनटेक अपना ज़्यादा रखती हैं. प्लस स्टॉप स्मोकिंग एंड डिक्रीज अल्कोहल इनटेक, ये भी हैं जो कि आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं. सो हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लस ये सारी चीज़ें अगर ध्यान रखें तो थोड़े से मेनोपॉज के सिम्टम्स आपके मैनेज करने ईजी हो सकते हैं. तो बिल्कुल देखिए, डॉक्टर उमा मिश्रा ने हमें ये बताया कि कैसे आप डाइट का अगर ख्याल रखते हैं तो ऐसे में जो सिचुएशंस का सामना महिलाएं मेनोपॉज के दौरान करती हैं, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा थकान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, आप बहुत स्ट्रेस आउट कर रही हैं, एंगर इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप सो नहीं पा रहे, तो ऐसे में अगर आप डाइट में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, मेडिटेशन को शामिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखने में पूरी तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. और साथ ही आपने ये भी सुना डॉक्टर उमा मिश्रा को कि उन्होंने कैसे इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि आप जिस चीज को करने में कन्वीनियंट है, यानी कि अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज वैसे कर रहे हैं या आप योगा कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर नियमित रूप से कीजिए. तो देखिए, मेनोपॉज को लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और मेनोपॉज के टॉपिक पर बातचीत करने के लिए लगातार डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है. हम आपसे भी ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल चल रहा है तो आप मेनोपॉज से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब इसी शो के दौरान आप पा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे आप अपने सवाल रखिए, आप उन सवालों के जवाब पूछिए. और डॉक्टर निधि जान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी मैं जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर निधि जान, देखिए हम लोगों ने डाइट को लेकर बात कर ली, एक्सरसाइज को लेकर बात कर ली, टैबलेट या मिसकंसेप्शन को लेकर के बात कर ली, पर स्टेजेस पर भी हमने चर्चा की, पर यह भी बहुत ज्यादा समझना जरूरत है कि जो लोग पीसीओडी से जूझ रहे होते हैं, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए समस्या होती है कि पीसीओडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका ध्यान रखने की जरूरत होती है, और मेनोपॉज के समस्या में के समय में उनको क्या दिक्कतें होती हैं, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे. उनके लिए उस इशू से डील करना कितना मुश्किल होता है, ये भी हमें बताइएगा. जी, पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी एस्ट्रोजन एक्सेस का स्टेट होता है बॉडी में. एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारे यूट्रस में जो लाइनिंग होती है उसको ज्यादा बढ़ा देता है, मोर देन रिक्वायर्ड. प्लस वो हमें मतलब बिकॉज ऑफ पीसीओडी उन पेशेंट्स को शुगर होने का, बीपी होने का, मोटापा होने का रिस्क रहता है.
सो इन सभी कंडीशंस में अगर ऐसी सिचुएशन में वो पेशेंट मेनोपॉज की तरफ जाती है, तो अगर ऑलरेडी उसकी यूट्रस की लाइनिंग बढ़ी हुई है तो उसमें प्री कैंसरस या कैंसरस चेंजेस होने का रिस्क बढ़ जाता है मेनोपॉज के टाइम पे। और ऑलरेडी अगर उनका शुगर और बीपी ज्यादा है तो उन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से कार्डियक इश्यूज आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए मेनोपॉज में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं। अगर पीसीओडी का इलाज हम पहले ही कर सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स के शुगर, बीपी और उनकी हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें, उनको एक कुछ मेडिसिन के साथ, थोड़ी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अगर हम पीसीओडी को पहले ही मैनेज कर सकते हैं तो मेनोपॉज के थ्रू जाना थोड़ा सा उनके लिए इजी होता है। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल जैसे हम देखते हैं हमारे यंग बच्चों में इतना मोटापा बढ़ रहा है। हमारे जो बच्चे जैसे 18 इयर्स की गर्ल्स हमारे पास आती हैं तो काफी मोटी होती हैं और उनके पीरियड्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हम शुरुआत से ही एक्सरसाइज और डाइट की इम्पोर्टेंस समझाएं तो उनके लिए 50 साल में आके मतलब चेंजेस बहुत इजी होंगे हैंडल करना। जी ठीक है डॉक्टर निधि जान, आपके पास लौट रहे। डॉक्टर निधि अग्रवाल, ये अगला सवाल आपसे है कि कई बार हमने सुना है कि कई महिलाएं जैसे अल्कोहल इंटेक करती हैं या स्मोक कर रही हैं, तो क्या इसका असर भी मेनोपॉज के दौरान ज़्यादा चैलेंजिंग कर देता है उन महिलाओं के लिए? डेफिनेटली स्मोकिंग का तो डायरेक्ट रोल है कि स्मोकिंग आपका मेनोपॉज को एक्सेलरेट कर सकता है, आपको मेनोपॉज जल्दी अटेन हो सकता है और जो मेनोपॉजल ट्रांजिशन है वो आपके लिए मुश्किल बना सकता है। जी, आप सोचिए, जहाँ हम एक चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हैं कि अगर आप एक्सेस इंटेक ऑफ कैफीन लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो स्मोकिंग तो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। तो हमारी ज़रूर आपसे गुजारिश होगी कि स्मोकिंग इन एनी एज ग्रुप इज़ नेवर एनकरेज, शुड नॉट बी टेकन। जैसे आप प्रेगनेंसी में भी अगर आप स्मोक कर रहे होते हैं तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करना होता है, क्योंकि वो आपके ऊपर और प्रेगनेंसी के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और सिमिलरली वो मेनोपॉज के लिए भी वही रोल है, इसलिए आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। अल्कोहल का इंटेक आप एक कम मात्रा में अगर आप ओकेजनल करते हैं तो वो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी बाकी लिवर फंक्शंस, आपके हार्ट, बीपी, शुगर सब ठीक हैं। तो ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुन्नी देवी। मुन्नी जी, आपका बहुत स्वागत है आप न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल हमसे पूछ सकती है। थैंक यू। दिखा तो आइए जी मुन्नी जी, सवाल पूछिए। हाँ, बस यही मुन्नी जी, आपसे एक बार फिर से प्रश्न दोहराने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है। आज क्या है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो शुगर बीपी भी सही है जी। तो इस बीच आप डॉक्टर से क्या जानना चाह रही हैं? क्या है, खुद ही शरीर में पेन निकल रहा है। पेन बहुत ज्यादा होता है आपको? थोड़ा सा दर्द भी है, फिर ज्यादा लगती है ना जी। और एज क्या होगी आपकी? इस में हो गई 67 की, 67 साल की जी। 67 साल, ठीक है। डॉक्टर उमा, क्योंकि आपने भी सुना कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, उनको दिक्कतें बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्या ऐसे सिचुएशन में इन्हें डॉक्टर के पास तुरंत विजिट करना चाहिए? बिल्कुल, जिनको पेन हो रही है तो इनको कोई सिम्टम है तो इनको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना एक एग्जामिनेशन या चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर इनकी एक फिजिकल हेल्थ चेक करेंगी, जिसमें हम इंटरनल एग्जामिनेशंस करते हैं, यूट्रस वगैरह की असेसमेंट करते हैं, ब्रेस्ट चेकअप इनका उसी विजिट में होगा। प्लस अगर डॉक्टर को लगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशंस रूटीन बेसिस पे तो हम कराते ही हैं, नीड बेस्ड कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो वो भी होंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होगा पेल्विस का प्लस एब्डोमेन का, टू फाइंड आउट द कॉज कि कहाँ पे पेन है, किस चीज़ से रिलेटेड है पेन। प्लस ब्रेस्ट मेमोग्राम होना चाहिए, मेमोग्राफी टू रूल आउट ब्रेस्ट कैंसर्स। एंड इस एज पे उनका एक पैप्समियर भी हो जाना चाहिए। शी 66 शी सेड, बट एक पैप्समियर हो जाना चाहिए। पैप्समियर के साथ HPV वायरस टेस्टिंग भी हम करते हैं। ये दोनों चीज़ें सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करती हैं, तो ये इनके रूटीन चेक्स के पार्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें रूल आउट हो जाना चाहिए। प्लस अगर कोई पेन के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न मिलती है, कोई इन्फेक्शन का सोर्स है या कोई फाइब्रॉइड्स हैं या कोई सिस्ट्स हैं, वो चीज़ें अल्ट्रासाउंड में भी क्लियर हो जाती हैं।
and then accordingly she should be treated. So she should be seeing a doctor. तो बिल्कुल मीनू देवी जी, आपको एक बार गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके की समस्याएं आपने बताई, डॉक्टर उमा मिश्रा ने आपके सवाल का जवाब दिया और उन्होंने आपसे यही कहा कि आप किसी भी नियर बाई अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई सिर्फ मेनोपॉज के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं या साथ में कुछ इशू और आपको हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे में महिलाएं, तो कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी बॉडी में। इसी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और डॉक्टर निधि जान, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमने एज ग्रुप को लेकर के जहां हमने जाना और वहीं डॉक्टर उमा से हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, डॉक्टर्स को कब विजिट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मेनोपॉज का जो एज ग्रुप हमने जिक्र किया, अगर उसके नियर बाई कोई महिला कंसीव करने की कोशिश कर रही है मेनोपॉज के जस्ट पहले, कुछ सालों पहले ही या कुछ महीने पहले, तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए वो कितना चैलेंजिंग फेज होता है? क्या प्रेगनेंसी उस वक्त मिसकैरेज में भी तब्दील होने के चांसेस हाई रहते हैं? उनको क्या क्या कॉशन के तहत में उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हमारे सारे पेशेंट्स बहुत करियर ओरिएंटेड हैं एंड हम काफी बार ये देखते हैं कि 35 इयर्स के बाद ही वो प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो सोचना ही 35 के बाद शुरू करते हैं, जब वो करियर में अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो काफी लोग 40-42 के आसपास प्लान करना शुरू करते हैं। अब ये जरूरी है जानना कि ओवरीज का फंक्शन ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगता है 35 इयर्स के बाद। जो ओवरी में सेल्स, हमारे जो ओवा होते हैं, जो एग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी भी कम होती जाती है आफ्टर 35। तो प्रेगनेंसी होना और मिसकैरेजेस होना, ये मतलब थोड़ा सा हमको इसमें ये सोचना है कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है और मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो एग्स होते हैं उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी बहुत अच्छे से जेनेटिक टेस्टिंग हो, जिससे कि हम ये रूल आउट कर सकें कि बच्चे में कोई अनोमली होने का रिस्क तो नहीं है। काफी बार पेशेंट्स आईवीएफ के लिए भी जाते हैं, तो आईवीएफ के दौरान भी वो इस टेस्टिंग को करा सकते हैं, जिसमें इसको हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस बोलते हैं, जिसमें कि एग को इम्प्लांट करने से पहले ही हम उसके जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको ये देखना है कि प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट होता है, मिसकैरेजेस का रेट ज्यादा होता है और बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क 35 इयर्स के बाद बढ़ जाता है। ठीक है डॉक्टर निधि जान। और डॉक्टर निधि अग्रवाल, अगला सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर निधि जान की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि आईवीएफ के लिए खासतौर पे ऑप्ट कर रही हैं। तो ऐसे में जब आईवीएफ के लिए ऐसी महिलाएं जाती हैं, मेनोपॉज के जस्ट पहले वो कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है, तो क्या आईवीएफ में भी रिस्क फैक्टर बहुत हाई रहता है या उनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है जो नॉर्मल कंसीव करती है उनके अगेंस्ट में? अगर डेफिनेटली एक स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, एक नेचुरल प्रेगनेंसी एक लोअर रिस्क पे हमेशा आएगी। आईवीएफ प्रेगनेंसी क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोनल सपोर्ट्स और प्रोसीजर्स और प्रक्रिया के बाद हुई है, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही काउंट होती है। दूसरा ये है कि एक आजकल टर्मिनोलॉजी होती है वामा, दैट इज़ वेरी एडवांस्ड मैटरनल एज, जो हम ये बात कर रहे हैं 40 के बाद, तो वो एक स्पेसिफिक हाई रिस्क कैटेगरी में ही आती है कि अगर आपको 40 के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है या आईवीएफ हुई है तो आप हर तरीके से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आएंगे। आईवीएफ में क्योंकि आपको पता है कि पहले से हमें हार्मोनल सपोर्ट की प्रॉब्लम रही है या हमें कोई और हेल्थ इश्यूज रहे हैं जिस वजह से हमें आईवीएफ लेना पड़ा, या हमें रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स, मिसकैरेजेस थे। कई बार इसमें आप देखेंगे कि लोग डोनर एग भी लेते हैं क्योंकि अपने एग्स होते तो हैं बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाए, तो कई बार डोनर एग्स के सहारे भी उन्हें प्रेगनेंसी करनी पड़ती है। तो उस आईवीएफ प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ, माँ का ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी समस्याओं का रिस्क ज़्यादा रहेगा बनस्पत एक नेचुरल प्रेगनेंसी के। तो अब उनको मॉनिटरिंग की भी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार ऐसे में फीमेल्स अगर कंसीव कर भी लेती हैं तो उनको रेगुलर चेकअप्स
करने पड़ेंगे, आप मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर आपकी प्रेगनेंसी एक 25-28 साल में हुई है और आपकी प्रेगनेंसी 42 इयर्स में हुई है, तो आपके हेल्थ चेकअप ज़्यादा होंगे 42 इयर्स की प्रेगनेंसी में, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कुछ आपको बीपी शुगर डेवलप होने के, बच्चे में कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आने के, कोई बच्चे में कोई बनावटी खराबी आने के। सो हमको वो चेकअप ज़्यादा करने हैं जिससे कि हम कुछ मिस ना कर पाएँ और एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी का जो आउटकम हमारा रहता है, जो मोटो रहता है, वो अचीव कर पाएँ। 25 इयर्स में हम आमतौर पे नहीं देखते ये समस्याएं। ठीक है, तो डॉक्टर निधि अग्रवाल का जवाब भी आपने इस मामले को लेकर के सुन लिया, लेकिन एक फाइनल रिएक्शन मैं डॉक्टर उमा मिश्रा जी से भी लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है। डॉक्टर उमा, एक आखिरी सवाल यही है कि पीसीओडी की महिलाओं के लिए भी इसी फैक्टर से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, और दूसरी चीज़ ये कि मेनोपॉज महिलाओं के मेंटल हेल्थ को कितना डैमेज कर सकता है, ये वर्स्ट कब हो जाता है? पीसीओडी की महिलाओं के लिए भी सेम है एंड इवन नॉर्मल महिलाओं के लिए भी मेनोपॉज का सिम्टम्स जो हैं दैट इज़ इक्वली डैमेजिंग फॉर बोथ। एंड एक तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है, इतने सालों से उनको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे थे, एवरी मंथ वो हो रहे थे, तो दे वर यूज्ड टू दिस, एंड अब अचानक से ये बंद हो जाना। एंड बड़े सारे मिथ्स भी हैं एंड कुछ फैक्ट्स भी हैं कि ठीक है मेनोपॉज के बाद आपको बड़ी सारी समस्याएं होती हैं, तो महिलाओं को इस चीज़ का भी डर होता है कि अब उनकी यूथफुलनेस कहें या वो चीज़ें अब कम हो जाएंगी, दे आर एजिंग, दे आर उनकी स्किन इश्यूज आएंगे, उनकी आंखों पे इफेक्ट आएगा, बड़ी सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ इन फैक्ट टू सम एक्सटेंट राइट, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज़ को अफेक्ट कर, हेल्थ इश्यूज़ को लाता ही है, मेंटल इश्यूज़ को भी बहुत अफेक्ट करता है, लाइक मूड इरिटेबिलिटी, आपको एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं, सो फीलिंग ऑफ जॉयफुलनेस इज़ नॉट देयर, सो दीज इश्यूज़ ट्रबल्स दम अ लॉट एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स देयर फैमिली मेम्बर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स। प्लस हेल्थ के साथ not just the mental health, it also affects the heart and other organs of the body. उनकी skin dry होने लगती है, vaginal dryness होने लगती है, which leads to coital disturbances and problems. Plus urinary incontinence की भी समस्याएं आती हैं, जिससे यूरिन लीकेज होने लगता है, यूरिन मसल टोन, वहाँ के भी पेल्विक फ्लोर के मसल टोन वीकनेस होती हैं, तो वहाँ के भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने लगता है, खांसने पे, छींकने पे, जहाँ भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर्स बढ़ें तो वो लीकेजेस हो सकते हैं, या रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये मेनोपॉज के बाद बढ़ती हैं, वेदर बी इट अ पीसीओडी पेशेंट और अ नॉर्मल पेशेंट। दीज सिम्टम्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवरीबडी इन वेरिड, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सारी चीज़ें हो, किसी को कुछ ज़्यादा होती हैं, किसी को कुछ हो सकती हैं। यानी अगर ये सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसी वक्त इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है और इस समस्या को उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। और फिलहाल हमारे पास क्योंकि समय का अभाव है, समय की कमी की वजह से इस प्रोग्राम को हमें यही ख़त्म करना पड़ रहा है, लेकिन हेल्दी इंडिया में हर शनिवार और रविवार को हम लगातार नए नए मुद्दों पर बात करते हैं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उनको हम डॉक्टर्स के सामने रखते हैं। आप लोग के लिए एक नंबर लाइन जारी की जाती है और आज हमारे साथ डॉक्टर उमा मिश्रा, डॉक्टर निधि अग्रवाल, डॉक्टर निधि जैन जुड़ी हुई थी। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार और रविवार आपसे फिर हेल्दी इंडिया में मुलाकात होगी।